सर हम्म सर जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो ज्यादा पोलर होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की पोलैरिटी कम होती है कि ज्यादा होती है भाई? सोच कर बताएं आंसर। एरोमेटिक कंपाउंड लेस पोलर हो गए ना, लेस। अब सुनना भाई कैसे, उसी को समझा रहा हूं मैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। एक मिनट यार। देखना, एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कार्बन और एक्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन, यानी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये मैंने एक बनाया बेंजीन रिंग, अल्टरनेट ऑर्डर में सिंगल डबल सिंगल, यहां पर एक्स प्रेजेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये एक्स है और ये कार्बन है। इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। ये कार्बन कैसा है हाइब्रिडाइज? sp2 हाइब्रिडाइज क्यों है समझना। इस कार्बन से एक बॉन्ड लगा हुआ है सिग्मा, सिग्मा सिग्मा और ये पाई हो गया। तो कभी भी 1 पाई अगर प्रेजेंट होता है ना तो वहां पर बॉन्ड होता है, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। कभी भी एक पाई आ जाए कार्बन के पास, 2 पाई आएंगे तो sp हो जाएगा, एक भी पाई नहीं होगा तो sp3 होगा। तो पहली बात तो ये समझनी होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ठीक बात है। अच्छा, पोलैरिटी जनरेट हो रही है, यस। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये मोर पोलर है कि लेस पोलर है। देखना जरा गौर से, इस कार्बन को मैं यहां पर लेकर आया और यहां पर लगा हुआ है एक्स, मानी दो कुछ भी बोल दो। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मुझे एक बात बताइए, sp2 को भूल जाओ अभी। अभी आप ये बताओ कि मोर पोलर नेचर कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन, कार्बन ये इलेक्ट्रॉन इस एक्स को दे दे, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब कार्बन इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ s कैरेक्टर कितना है? 33% है। 33% है, इसका मतलब s कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू सी एक्स इन एल्किल हैलाइड। वहां पर 25% था, यहाँ 33% है। और एस कैरेक्टर क्या होता है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की नेगेटिविटी, ये तो अच्छी बात नहीं है। कार्बन तो लॉस करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब इसका तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना ज्यादा अच्छा है। और इस पे कौन सी चीज आ गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये पोलैरिटी क्या हो गई भाई? डिक्रीज हो गई। ठीक है, 1 मिनट मिलेगा, इसको खुद से समझने की कोशिश करना। 1 मिनट में आता हूँ। चलो, अब एक बार और देख लें दोबारा। देखो भाई, चीजों को समझने के लिए पुराने कंसेप्ट भी जरूरी है। एग्जाम्पल देखना, मैं यहां पर ले रहा हूं CH3Cl और एक मैंने यहां पे लिया बेंजीन रिंग और Cl। ध्यान से समझिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर कार्बन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। बात सही है, यहाँ की पोलैरिटी जनरेट हो चुकी है। और यहाँ कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। sp3 के अंदर s कैरेक्टर कितना परसेंट होंगे? 25%। एस कंपेयर टू sp2 ज्यादा होंगे या कम? यहाँ पे s कैरेक्टर कम है। और इसका तो s कैरेक्टर कम होना ही ठीक है, क्योंकि s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, आप ऐसे याद रखो कि जिसमें जितने ज्यादा एस कैरेक्टर होंगे ना, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझते हो ना? इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना।
ठीक है, तो आप एस कैरेक्टर बढ़ा दोगे मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। और कार्बन को बताओ ऐसा शोभा देता है क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन करे? नहीं, कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या करे? लॉस करे। लॉस करेगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा, उधर क्लोरीन का नेगेटिव बढ़ेगा, मतलब पोलैरिटी बढ़ेगी। यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 में s कैरेक्टर कितना होगा? 33%। 33% कार्बन है, इसका मतलब s कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है इसके कंपैरेटिवली। s कैरेक्टर ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करना अच्छा नहीं है कार्बन के लिए, उसको तो लॉस करना अच्छा है, ताकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़े और यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए और पोलैरिटी बढ़े। लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पर ये कैसा होता है? लेस पोलर। अरे भाई, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ना ये जो चीजें एनएसआर के लिए अच्छा नहीं है। एनएसआर के लिए क्या अच्छा है? एनएसआर के लिए अच्छा है पोलैरिटी ज्यादा होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। हम जो आंसर दे रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि एनएसआर के लिए आरएक्स ज्यादा अच्छा है या एआरएक्स अच्छा है। तो पहले बात करी कि एआरएक्स अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है पार्शियली, और पार्शियली डबल बॉन्ड आने की वजह से वहां पर क्या होता है? वहां पे बॉन्ड स्ट्रांग बन जाता है, तो एनएसआर नहीं शो करेगा। यहाँ पर क्या हो, यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा। अच्छा, एनएसआर क्या होता है ये तो पता है ना आप लोगों को? एनएसआर में हम लोग क्या करते हैं? आरएक्स ले लेते हैं और कोई न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, और फिर क्या करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बॉन्ड टूट जाता है, ये एक्स चला जाता है और ओएच अटैक कर देता है। ये है आप लोगों का, और ये एक्स चला गया लिविंग ग्रुप। ये है आप लोगों का एनएसआर। तो ये बॉन्ड टूटना जरूरी है, एक्स का जाना जरूरी है, तभी यहाँ पर ओएच क्या करेगा? अटैक। बॉन्ड टूटेगा तभी कार्बोकैटाइन बनेगा, जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी कार्बोकैटाइन बनेगा, उतना जल्दी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। SN1 में पढ़ा हमने, है ना? तो ये बॉन्ड टूटना जरूरी है, लेकिन यहाँ एनएसआर शो ही नहीं हो रही है प्रॉपर, क्योंकि डबल बॉन्ड है एक तो। किसमें? एआरएक्स में, बेंजीन रिंग वाले केस में। दूसरा देखो, पॉलैरिटी बढ़ेगी। पॉलैरिटी बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी शिफ्ट होंगे इधर, फास्ट शिफ्टिंग होगी तो फटाफट बॉन्ड टूटेगा। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, कार्बन तो तैयार ही नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने में लग रहा है, तो पॉलैरिटी कम हो गई, बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको समझना है। तो एनएसआर के लिए आप ध्यान रखना, एआरएक्स अच्छे लोग नहीं है, मतलब एआरएक्स एनएसआर रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं। दोनों रीजन में से कोई भी ये रीजन दे देना, या एक रीजन और पढ़ा था हमने ऑर्बिटल का शेप वाला, है ना? तो इस तरीके से नेक्स्ट देखें सम। अब कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं, जबरदस्ती एग्जांपल करवा रहे हैं, मतलब अगर नहीं हो रहा है तो क्या करें? टेम्परेचर बढ़ा दो, फिर कैटलिस्ट डाल दो उसमें, तो रिएक्शन होने लगती है। तो लिख लें जरा, उसी में आगे लिखो सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख लो, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन। फर्स्ट लिखना स्टार बना के, डाउ प्रोसेस, डाउज प्रोसेस, डाउज। क्लोरोबेंजीन ले लिए इसमें, पहले लिखना नहीं है, पहले समझना है। ये Cl है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन क्या करना है? NaOH के साथ करवानी है, NaOH। ठीक है, अब देखना जरा गौर से, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिएगा भाई, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा वो देख लेना, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, 623 केल्विन के आसपास टेम्परेचर है। ठीक है, और प्रेशर है 300 ATM। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, रीजन क्योंकि ये डाउस प्रोसेस नेमिंग रिएक्शन है, तो उसमें कैटलिस्ट और उसकी कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ती हैं, इसमें याद रख लेना। ठीक है, 2 मोल लेते हैं ये, 2 मोल लेना होता है NaOH। तो जरा गौर से देखना, एक तो NaCl बाहर चला जाएगा, NaCl, NaCl बाहर चला गया। ठीक है, अब देखना भाई क्या होता है, एक Na और बचा है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पर एक आयन बनेगा जिसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, ये ONA बना, तो क्या रिलीज हुआ? एक H2O रिलीज हो गया। कैसे? जरा गौर से समझना, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2 निकल गया, बचा क्या? O बचा, Na बचा। ऑक्सीजन आपके पास में कितनी बची भाई? 2 बची ना, तो एक तो ये रही, एक वाटर के फॉर्म में चली गई, ONA बच गया।
और एक Na और एक Cl चला गया, तो क्या बच गया? सीधे ONA बन गया। इसका नाम याद रखना, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है ये। अब क्या होगा, इसको आप क्या कर दो, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हीट कर दो, डाइल्यूट HCl। तो अब आपको नजर आ रहा होगा Na और Cl, NaCl रिलीज हो जाएगा और सीधा सीधा क्या बन जाएगा? फिनॉल। बेंजीन रिंग पर जब भी OH होगा वहां पर हम इसको नाम देंगे फिनॉल। अब ये डाउज ने बनाया है, आपको भी याद रखना है इसको। कॉपी में लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? व्हेन क्लोरोबेंजीन आर रिएक्ट विथ 2 mole of NaOH in the presence at the temperature of 623 Kelvin and pressure 300 atmosphere. It form an intermediate sodium phenoxide which on further react with dilute HCl and heated it gives phenol. तो लैंग्वेज तो कोई मैटर नहीं करता, अगर आपको ये थोड़ा बहुत नॉलेज है तो, है ना? तो पहले क्या करो, पहले इसको नोट कर लो, इसे नोट कर लो, फिर इसकी लैंग्वेज फॉर्म कर लेंगे। सर हम्म। वो हेलो एरिन वो लेस रिएक्टिव होती है NSR के में, उसमें हमने 3 रीजंस, एक तो रेजोनेंस, एक डिफरेंस इन हम्म। हाइब्रिडाइजेशन और पोलैरिटी तो करवाया ना यस, 3 रीजन करवाया मैंने उसमें ना। आपने? उन 3 में ऑर्बिटल से वाले, कोई, हाँ अभी बोलिए। आपने बोला वाला रीजन, इससे ऑर्बिटल पहले तो फिर डाउ। वो डिफरेंस डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन है ना, उसमें ही तो बताया मैंने। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू sp3 कार्बन। अभी बता ओके देता हूँ, सर। इसको लिख लो एक बार, है ना? उसमें वो साइज का ही रीजन है। चलो, कल जो 3 डिस्कस किए थे ना रीजन, उसमें से कोई सा भी लिख कर आ जाओ, ज्यादा बेटर है कि रेजोनेंस लिख कर आ जाओ। उसमें ये लगता है कि हाँ रेजोनेंस शो भी हो जाता है और डबल बॉन्ड भी क्रिएट हो जाता है और आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, तो ज्यादा इजी पड़ता है। तो बाकी पोलैरिटी वगैरह का भी दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है। चलो, ये इसको लिखते हैं अब, है ना? इसको नोट कर लें। इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। बस ये मत याद रखना क्या निकला है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई चेक नहीं करता। आप तो इंटरमीडिएट याद रखना क्या बनता है। ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं इसको। सोडियम है, ये फिनॉल बनने ही वाला है, मतलब बेंजीन रिंग है और ऑक्सीजन है, तो फिन ऑक्साइड हो गया ये ना, सोडियम फिनॉक्साइड। और Na जब हट जाता है और H आ जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं सोडियम, सॉरी फिनॉल बोलते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट लिखना जरा इसकी लैंग्वेज। When chlorobenzene are react with 2 mole of NaOH, when chlorobenzene are react with 2 mole of NaOH at the temperature 623, at the temperature 623 Kelvin and 300 atmosphere pressure, it gives an intermediate sodium phenoxide. It gives an intermediate sodium phenoxide which on further react with dilute HCl, which on further react with dilute HCl. It gives sodium, ये phenol. It gives phenol. ठीक है? This reaction
is known as Dawes process. पर वापस बोलना। कहां से, शुरू से? यस सर। देखो भाई, इसको ऐसे लिखना है, when chlorobenzene, ये रहा, देखो यहां से लिखो, खुद भी लिख सकते हैं कैसे, when chlorobenzene react with 2 mole of NaOH, when chlorobenzene react with 2 mole of NaOH at 623 Kelvin temperature and 300 atm of pressure, it gives an intermediate product, sodium phenoxide. It gives an intermediate product, sodium phenoxide, which on further react with HCl, या ऐसा भी लिख सकते हो, एसिडिफिकेशन डायरेक्ट, ऐसा लिखते हैं, विच अपॉन एसिडिफिकेशन भी लिख देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सोडियम फिनॉक्साइड तो लिखना, विच ऑन फर्दर रिएक्ट विथ एसिड लिख लो या HCl लिख लो, HCl, it gives phenol. This reaction is known as Dawes process. चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये फर्स्ट हो गई डाउस, सेकंड भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखिएगा भाई, नेक्स्ट में क्या करना है, मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूं और उसमें उसका कॉमन नेम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्लोरीन लगी हुई है, प्लस, अच्छा प्लस क्यों ले लें, इसमें क्या करो आप, सीधा सीधा H2O ले लो, H2O ले लें और टेम्परेचर 323 केल्विन ले लेते हैं, ठीक है। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि सर आपने वहां तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लिया था और यहाँ पर आपने टेम्परेचर क्या ले लिया, कम कर दिया, उसका रीजन बताइए। रीजन है ये ग्रुप, यहाँ पर NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, NO2 ग्रुप। अब सुनना, NO2 ग्रुप क्या करता है, NO2 ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, सॉरी विड्रॉइंग ग्रुप है, उल्टा बोल गया, विड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, ये बाद में और पढ़ेंगे। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर ये पोलैरिटी बढ़ाएगा कि कम करेगा, बढ़ा देगा, कैसे, देखिए यहाँ नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इधर से क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इधर से आप लोगों का NO2 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, रिलीज वो कर रहा है, क्या कर रहा है, हटा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवा रहा है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम करने का रीजन है ये बड़े बड़े ग्रुप्स, इन ग्रुप्स ने क्या किया, इस कार्बन की पोलैरिटी को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है, यहाँ तो NO2 लगा हुआ है, नो डाउट, ये लो भाई NO2 लगे हुए हैं सब जगह, और यहाँ देखना, यहाँ पे OH और यहाँ पे Cl, तो HCl तो बाहर चला जाएगा, HCl, और यहाँ बन जाएगा OH ग्रुप, ठीक है भाई। ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है इसमें, न्यूक्लियोफाइल ये तो छुपा है H2O में, और क्या छुपा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल कौन, ये इस तरीके से है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल उस पे जाके अटैक कर देगा, उसको सब्सटीट्यूएट कर देगा, सब्सटीट्यूएट कर दिया उसको Cl को, Cl की जगह खुद आ गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, H ने Cl के साथ रिएक्शन कर ली तो HCl हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये, इसका कॉमन नेम याद रखना आज के बाद से, इसको बोला जाता है पिक्रिक एसिड, और पिक्रिक एसिड का एक बार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, तो ये तो कॉमन नेम है, हम लोग क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके आईयूपैक नेम की, तो बड़ा आसान है, बताओ इस NO2 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 को भूल जाओ, तो इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल, भाई सारे NO2 मिक्स हटा दो, इसको क्या बोला, फिनॉल। अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6, NO2 क्या है, सब्सटीट्यूएंट है, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ये सब्सटीट्यूएंट हो गए, ट्राई नाइट्रो।
अब देखो ये वाली जो चीज है ना, इसको मैंने आपसे कहा था ना एज इट इज इसको फिनॉल बोल दिया करें, तो इसका नाम क्या हो गया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये किसका नेम है, पिक्रिक एसिड कॉमन नेम है, इसका आईयूपैक नेम है, इसको नोट कर ले भाई, सेकंड रिएक्शन। सर हम्म ये आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में एनएसआर लिखवाई थी, हम्म एरिल थी, तो ये उसी में चल हाँ रहा उसी है। के एग्जाम्पल है ये, राइट, उसी के एग्जाम्पल हैं। हालांकि एनएसआर के लिए लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जोड़ तोड़ करके है ना कुछ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दो, या कोई ग्रुप लगा लगा के रिएक्शन जबरदस्ती करवा रहे हैं, रिएक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के एग्जाम्पल है ये। बस दो ही एग्जाम्पल लेंगे, एक तो हमने पहले ले लिया डाउस प्रोसेस, और एक सेकंड ही एग्जाम्पल है। इसका भी कुछ नेम है क्या? नहीं नहीं, इसका कोई नेम नहीं है, बस इसमें ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इसका नेम याद रखना, पिक्रिक एसिड। और ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर कम क्यों कर दिया गया, बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप। तो दो दो केस हैं आपके पास में, या तो रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, या फिर उसमें ऐसे कुछ सब्सटीट्यूएंट लगा दो जो पोलैरिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ये ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। एक दो दिन का चैप्टर मेहमान है, कल का है शायद ये मेहमान, फिर चला जाएगा ये। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्राई करना भाई, ठीक है, और आप जो डाउट्स हैं वो मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन पूरे करने हैं आपको, ध्यान रखना, काफी क्वेश्चन है उसमें, 27 to 28 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आना चाहिए आपको। जो लोग रेगुलर सीरियसली स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा हमने, उसके बाद मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा दिया, और 10 चैप्टर ये एल्किल हैलाइड हो गया है। मतलब अगर रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं तो फिर ठीक है, उन लोगों के लिए अच्छा सिलेबस है उनका। और अभी डिलीटेड पोर्शन भी आ गया बोर्ड की तरफ से कल, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे पहले, बाद में हम लोग अपना बचा हुआ पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, मतलब 70% कोर्स ही पढ़ना है आप लोगों को, तो कोर्स बहुत आसानी से कंप्लीट होगा, इवन रिवीजन भी हो जाएगा 2 से 3 बार, लेकिन रेगुलरिटी जरूरी है उसमें। सर हाँ बोलिए। आप डिलीटेड पार्ट भेज दोगे क्या? हाँ मैं हमको भी पीडीएफ देखना है। पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है, चलो भाई ओके। नेक्स्ट देखना। अब है ना ये आपने एनएसआर तो बेचारे, दोबारा बोलिए। वो आपने साइड में टेम्परेचर और क्या लिख रखा था? अरे वो मैं ये बता रहा था कि टेम्परेचर और सब्स्टिट्यूएंट की वजह से आप इनमें कौन सी रिएक्शन करवा सकते हो जबरदस्ती, एनएसआर। मतलब दो तरीके हैं जबरदस्ती एनएसआर करवाने के, या तो टेम्परेचर रेज कर दो, या ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लगा दो जो पोलैरिटी को बढ़ा देते हो, ठीक है, एनएसआर को इंक्रीज करने के तरीके हैं। तो एनएसआर तो शो नहीं करते ये लोग, कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, तो सेकंड रिएक्शन लिखो, इनकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रो ईएसआर, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी बताऊंगा ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट में ईएसआर बोलते हैं। तो अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बिठा के रखना भाई लाइफ टाइम, क्या, कि जो भी आप लोगों के आर एक्स हैं, आर एक्स वो क्या है, एल्किल हैलाइड तो हमेशा एनएसआर के लिए रिएक्टिव होते हैं, और जो ए आर एक्स हैं, एरिल हैलाइड, वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब चलो अब सीखते हैं इसमें। देखो ईएसआर में क्या होता है, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ईएसआर। देखना इलेक्ट्रोफाइल बनाना है हम लोगों को। अब मेरी बात सुनना, कल हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा था, ये बड़ी आसान रिएक्शन है, अभी हो जाएंगी खत्म। ये मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ Cl। आप मुझे बताइए कल मैंने जब आपको रेजोनेंस पढ़ाया था तो उसमें लॉन पेयर कौन कौन सी पोजीशन पे आया था, एक तो यहाँ लॉन पेयर आया था और एक यहाँ लॉन पेयर आया था। कभी आप रेजोनेंस अच्छे से देखना, कभी भी आप यहां पर और यहां पर रेजोनेंस में आपको लॉन पेयर नजर नहीं आए होंगे, ठीक है। ये इसको रेफरेंस पॉइंट माने तो ये कौन सी कंडीशन है, ऑर्थो। ये भी कौन सी है, ऑर्थो। अगर इसको रेफरेंस मानते हैं तो उसके पास वाली कंडीशन ऑर्थो ऑर्थो।
ये कौन सी है, मेटा मेटा, और ये कौन सी है, पैरा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर ये जो हेलोजन एटम है, ये हेलोजन एटम आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं लोन पेयर कहाँ जनरेट कर सका। तो वो कहाँ जनरेट कर सका, ऑर्थो पे और पैरा पे। कभी भी मेटा पे लॉन पेयर नहीं मिले हैं। आप 5 स्ट्रक्चर आसानी से रीड कर सकते हैं घर पे, यहाँ लॉन पेयर नहीं आए होंगे, देख लेना। ठीक है, इसका मतलब हेलोजन एटम आर डायरेक्टर। ये डायरेक्टर है, क्या डायरेक्ट कर रहा है, किसको डायरेक्ट कर रहा है, ये डायरेक्टर है। और ये बता रहा है कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर आपको लॉन पेयर चाहिए, तो आप कहां पर अटैक करें, ऑर्थो कंडीशन पे कर दो या फिर कहां कर दो, पैरा। तो क्लोरीन एटम या हेलोजन एटम को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अच्छा, ये तो हो गया कि इसने इसने लोगों को बता दिया, क्या बताया, कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप यहां अटैक कर दो। ठीक है, तो इसको तो हमने बोल दिया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। किसको, हेलोजन एटम को। हेलोजन नहीं तो बताया हम लोगों को, इसने तो अपने लॉन पेयर शिफ्ट किए थे, फिर शिफ्टिंग हो रही थी, शिफ्टिंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, इसने बता दिया। अब ये किन लोगों को बता रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां मिलेंगे, ये उन लोगों को बता रहा है जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करते हो, और ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मानी होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल मानी अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है। और क्लोरीन ने हमें गाइड कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल को गाइड किया कि आप ऑर्थो कंडीशन पे और पैरा कंडीशन पे जाके अगर अटैक करोगे तो आपको वहां पे क्या मिलेंगे, लॉन पेयर मिलेंगे। ठीक है वे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो लिखना जरा कॉपी में एरो बना के, हेलो एरीन्स मतलब ARX undergoes ESR reaction। ESR रिएक्शन, क्लोरीन एटम या एक्स एटम ले लेते हैं, हेलोजन एटम, कोई भी हेलोजन हो सकता है, हेलोजन एटम इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। डायरेक्शन दे रहा है आप लोगों को, डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक बात है क्या। अच्छा, इन दोनों में भी ध्यान रखना, वैसे मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखो क्या करना है, अब आप फर्स्ट ले लो, इसमें इसका भी ESR का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट लेना हेलोजिनेशन, ध्यान से समझेंगे। हेलोजिनेशन है ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, ये क्लोरीन बना दिया, मतलब ये क्लोरोबेंजीन हो गया। एग्जामिनर आपको ये करके देगा, Cl2 बना देगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ लिख देगा एनहाइड्रस, ये बहुत फेमस रिएजेंट है भाई, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। पहले भी बातें हो चुकी हैं। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड ना दे सपोज करो, तो आप लोगों को FeCl3 देगा। पहले हम FeCl3 का एग्जांपल ले लेते हैं। FeCl3, एनहाइड्रस, FeCl3। अब सुनना भाई मेरी बातों को ध्यान से, यहाँ पे देखना, ये क्लोरीन है, Cl और Cl। अब क्या हुआ, इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए सपोज करो, तो इस कार्बन पे तो नेगेटिव, इस क्लोरीन पे नेगेटिव, इस क्लोरीन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। मतलब इस क्लोरीन को आपने इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कर दिया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। अब यहाँ पर अटैक करेगा तो कैसे अटैक करेगा, या तो यहाँ अटैक करेगा या फिर यहाँ पर अटैक करेगा। मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बना देगा ये। ठीक है, कुछ केसेस में तो यहाँ पर अटैक करेगा, कुछ में यहाँ पे अटैक करेगा। तो देखना जरा, ये Cl है। अच्छा, एक और बात देखना, अगर इसने यहाँ अटैक किया तो यहाँ तो पहले से ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये दोनों रिएक्ट करके क्या रिलीज कर देंगे, HCl। तो एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों के पास में Cl, और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, Cl यहाँ है और एक Cl जो आया है वो यहाँ पर है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको पहले इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना पड़ेगा। ये तो बड़ा आसान सा एग्जांपल है Cl2 वाला, है ना। अभी और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां भी आपको इलेक्ट्रोफाइल्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पे Cl2 में एक क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी, उसने उसको अटैक किया, वहां पे हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद जाके चला गया। तो देखना भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा,
देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। बेंजीन रिंग को हम रेफरेंस मान लेते हैं, तो नंबरिंग दे दो इसको 1 2 3 4 5 6 दे देना। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए 1 2 डाइक्लोरो, और बची हुई चीज क्या है, बेंजीन। तो इसका नाम हो गया 1 2 डाइक्लोरो। अब इसको नाम दो, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो या यहां से करो, एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो गया 1 4 डाइक्लोरो। 1 4 डाइक्लोरो, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, बचा हुआ प्रोडक्ट क्या है, बेंजीन। इस तरीके से आपको इसका नेम लिखना है। एग्जाम में पूछेगा ज्यादा क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल क्या होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा होता है, मतलब कौन सा, पैरा वाला। ठीक है भाई, पैरा वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि देखो इस क्लोरीन के पास लॉन पेयर है और इस क्लोरीन के पास भी लॉन पेयर होते हैं। लॉन पेयर में रिपल्शन होता है, उससे स्टेबिलिटी कम होती है। ये दोनों ही झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, तो इनको क्या करना, इनको दूर कर दो। ये लॉन पेयर ये रे, ये लॉन पेयर ये रे, अब लड़ते रहो, अब लड़ ही नहीं सकते इतना दूरी पर। तो ध्यान रखना पैरा के अंदर रिपल्शन कम होता है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप लिख लेना मेजर और ये लिखना माइनर। नोट कर लें भाई इसको। अगर यहाँ AlCl3 होता तो HCl बाहर नहीं निकलता, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है। AlCl3 अगर होता ना तो क्लोरीन को लेकर भाग जाता वो तो अलग ही टाइप का नेचर है उसका, तो लुईस एसिड है वो। या FeCl3 है, ध्यान रखना, तो HCl बाहर निकला है। अभी वो भी प्रोडक्ट करवाने वाला हूं मैं आप लोगों को। चलो सिंपल है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट बना के चलो और उसी पे ही टिका करो। आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर लेते हैं, कंसेप्ट चेंज करते रहते हैं अपने, एक ही कंसेप्ट से क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी मत करो उसको, है ना। कंसेप्ट फेमस होता है, यूनिवर्सल होता है। तो जब भी मैं NSR बोलूंगा तो आप माइनस चीज को फॉर्म करना और उसको अटैक करना, और ESR बोलूंगा तो प्लस वाली चीज को अटैक करवाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब कॉपी के टॉप पे एक चीज लिखो अच्छी सी। आपको जब जब भी NO2 ग्रुप चाहिए, NO2 नाइट्रो ग्रुप चाहिए, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है HNO3 या HNO2 ले लो। HNO2 नाइट्रस एसिड से आपको क्या मिलता है, NO2 मिल जाता है। 3 भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो यार, है ना, एक ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो। नाइट्रिक एसिड ले लिया हमने। जब भी आपको रिएक्शन में HNO3 नजर आ जाए, 100% सोचना कि उसमें से NO2 रिलीज हो सकता है। चलो नेक्स्ट है H2SO4। H2SO4 से हमेशा SO3H रिलीज होता है, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ये तो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो, और इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ध्यान रखना जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये सल्फोनिक एसिड है, ये नाइट्रो ग्रुप है। ये हमेशा होता है, यूनिवर्सल है। चले भाई, अब देखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, ये बेसिक्स है। अब देखो एग्जामिनर बड़े स्मार्ट होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, उसी में ही सेकंड रिएक्शन है ये। फर्स्ट रिएक्शन हमने हैलोजिनेशन पढ़ी, सेकंड रिएक्शन लिखना इसमें। ESR का सेकंड एग्जांपल है नाइट्रेशन, तो ये क्लोरोबेंजीन है, और यहां एग्जामिनर ने दे दिया HNO3। ठीक है भाई, बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है, और हीट करवा रहा है वो, है ना, और कई बार H2SO4 भी दे देते हैं एज ए कैटलिस्ट। अब क्या करना है, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाइए। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि इस HNO3 से हमें NO2 मिलेगा, और क्या मिलेगा, OH मिलेगा, है ना, HNO3। इतना समझ में आ गया। बताओ मुझे OH पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। भाई इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने, OH और NO2, यही किया ना, NO2, एक ऑक्सीजन और एक H, OH मिल गया। OH को मैंने अभी लास्ट क्लास में, सॉरी कुछ दिनों पहले मैंने आपको KOH पढ़ाया था, तो KOH में मैंने OH को क्या बोला था, न्यूक्लियोफाइल। OH न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल थोड़ी अटैक करेगा इस पे, कौन अटैक करेगा, NO2।
इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और कहाँ करेगा आपको समझ में आना चाहिए। अब सुनो, ये OH और यहां से जो H हटेगा तो वो क्या रिलीज कर देंगे, वाटर, क्योंकि यहां से H हटेगा तभी तो NO2 लगेगा वहां जाके। रीजन समझ में आना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल इसको क्यों बनाया और इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों बनाया। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। OH माइनस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, याद कर लो। NO2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि इस पे नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। अब क्या होगा, बेंजीन रिंग बनाओ और दो प्रोडक्ट बना दो, Cl, एक NO2 यहां लगा दो, और दूसरे केस में क्या करो, ये बेंजीन रिंग, ये Cl और एक NO2 यहां लगा दो, खत्म। इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 2 नाइट्रो, बेंजीन। इसका क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 4 नाइट्रो, बेंजीन। नोट कर लें भाई जल्दी से इसे। सर हाँ बोलिए। इसको आपने H2SO4 की प्रेजेंस में क्यों हीट करा है? रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाए। और एक बात याद रखना, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जब कभी भी कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं ना, तो ये हमेशा क्या करता है, ये वाटर को लॉस करवा देता है फास्ट रिएक्शन करने के लिए, और भी फास्ट। मेरी बात सुन लेना, जब भी कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 यूज करेंगे उस पूरे मॉलिक्यूल में से वाटर लॉस होगा, और जब भी यहाँ डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो वो H2O प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, ये कैटलिस्ट है जल्दी रिएक्शन होने के लिए। तो इसमें से जब भी H2O निकालना है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दो। इसमें भी मेजर माइनर कौन होगा, ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर। वही रीजन वही देंगे, यहाँ भी लॉन पेयर की भरमार है तो यहाँ भी लॉन पेयर है। अब इसमें हमारे पास में दो रिएक्शन बची हैं, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। बहुत आसान है, 5 मिनट में समझ में आ जाएंगी। और कुछ मिसलिनियस रिएक्शंस बची हैं, हालांकि मैंने थोड़ी बहुत तो पढ़ा दी है मिसलिनियस में, जैसे वुड स्प्लिटिंग पढ़ा दी मैंने, ठीक है, उसमें एक दो रिएक्शन और बची हैं, उल्मान वगैरह। तो मुश्किल से 4 रिएक्शन के बाद ये चैप्टर खत्म होने वाला है, और कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट, तो कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम। आप लोग क्या करना, इसके जितने क्वेश्चंस पीछे हो पाते हैं, हालांकि मैं भी मैसेज कर देता हूँ, उतने क्वेश्चन आप ट्राई करो। कल चैप्टर को खत्म करेंगे और परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई, कल मिलते हैं।